हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी है होगा। हैप्पी तब होगा जब एग्जाम क्लियर होगा, है ना। उसी का वेट हो रहा है। अज्यूमिंग इन अ फ्यू डेज और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैक्स आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है। क्या तैयारी है पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स हो गए, उसी का सबसे बड़ा लोड होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो मैम क्लास अटेंड करी थी, स्टैटिक पोर्शन तो हो जाता है, उसको रिवाइज करना है बस एंड आई विल बी डन विद इट। करंट अफेयर्स इज वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। उसके अलावा सिर्फ यही दोनों चीजें होती हैं क्या? प्रैक्टिस नहीं करनी होती, मॉक क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। सो देयर हैव बीन अ फ्यू रिस्पॉन्सेज दैट हैव कम टू मी और सबका एक ही पॉइंट है कि मैम अगर अभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो प्रेजेंट स्टेटस के अनुसार मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूं। कोई ट्रिक नहीं होती है। देर इज नो ट्रिक अवेलेबल, देर इज नो शॉर्टकट अवेलेबल, देर इज नॉट गोइंग टू बी मी स्टैंडिंग हियर सेइंग कि अच्छा ये कर लो फिर तो पक्का एग्जाम निकल जाएगा। बट यू कैन डू अ सर्टन यू कैन यूज अ सर्टन स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी जनरली काम करती है प्रोवाइडेड यू स्टिक टू इट। यू स्टिक टू इट। डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मोटिवेशन के। मोटिवेशन फिकल होता है, आज है कल नहीं है। डिसिप्लिन करना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव 5 थिंग्स फॉर यू टू डू एंड दीज 5 थिंग्स, इसको आप है ना प्रॉपर करो और मन लगा के करो। मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है बोल दिया है तो ये तो करना ही है, नहीं। फील योर सेल्फ डूइंग इट, राइट। करो इस काम को और हो जाएगा। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द 5 स्टेप्स, बहुत ही सिंपल सी बात बता देती हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड अ गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट करो। दैट्स गोइंग टू बुक योर फ्री काउंसलिंग। ठीक है, एग्जाम दे रहे हो या एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, नॉट ओनली दिस, इफ यू आर प्लानिंग ऑन डूइंग सम अदर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम है, काउंसलिंग करवाओ अपनी। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना आएगा, किस तरह के मुझे कोई कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, किस टाइप का मुझे एग्जाम ब्रेकअप मिलेगा, एवरीथिंग you'll get to find out the answers to every question that you even have ever have or will ever have। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपका जो भी ऐसा काम जो सिलेबस में मेंशन्ड है, जो भी ऐसा एक एक वर्ड, पहली बात तो सिलेबस याद है। मैंने एक बार पहले भी बोला हुआ है, सिलेबस याद होना जरूरी है। सिलेबस को बैठ के रटना नहीं है, बट यू नीड टू हैव सम आइडिया कि क्या है, क्या पूछा जाएगा, क्या चल रहा है, पता होना चाहिए। ठीक है, उस सिलेबस का स्टैटिक पोर्शन ऑफ द बिग 4, ये है बिग 4 आपके। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन इन्हीं में अवेलेबल है, और इसका भी स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो आपके बुक्स की इंफॉर्मेशन है वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स आते हैं उनका एयर का डायरेक्शन कौन सा होता है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, जो भी डायरेक्शन, अब वो आपके ऑप्शंस में है, राइट। ये होता है ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एल नीनो होता है एक्टिवेट, तो इंडियन मॉनसून के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल ओयोशियो और कोरोशियो, ये 2 ओशन करंट्स हैं, इनमें से वार्म करंट कौन सा है, इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है, ये कहां मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, मैं ज्योग्राफी का बता रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ आइडिया दूंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको एग्जाम सॉरी क्वेश्चन के जो कोर इंफॉर्मेशन है उसका पता होना चाहिए, एंड स्पेशली बिग 4। ठीक है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे वोल्केनिक करप्शन हुआ था अभी, राइट, जिबूती में वोल्केनिक करप्शन हुआ था, उसके ऊपर काफी था कि भैया जो उसका एश क्लाउड है वो इंडिया के ऊपर से भी गुजर रहा है एंड एवरीथिंग। ये सारी अपन न्यूज में देखी। बेसिक प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोज, इग्नियस रॉक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो भी आपके कोर सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन है उस पे क्वेश्चन बनता है, बनेगा, बनना चाहिए भी। वरना वो कोर सब्जेक्ट का जो भी आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको टेस्ट कैसे करेंगे? रैंडमली थोड़ी ना पेज खोल के कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। दे नीड टू गेट सम काइंड ऑफ हिंट कि भैया ठीक है ये चीज न्यूज में रही है, इसका जो फाउंडेशन है कि ऐसा क्यों हुआ, वोल्केनो क्यों आता है, वो फाउंडेशन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी, इस वक्त कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा न्यूज में था? जब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट सॉरी जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर साल इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूज अगर किसी भी तरीके से किसी भी फंडामेंटल राइट को टच कर रही है तो वो आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। फंडामेंटल राइट्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं अपन 26 नवंबर को, राइट? 26 नवंबर को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी कारण से न्यूज में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? कहां से स्टार्ट होती है? पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, और कहां तक आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके बाद में क्या आता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके जो बहुत कोर पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में इस्टेब्लिश किया जाता है विद 3+1 जजेस, 3 आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो, और 1 आपका चीफ जस्टिस होगा, राइट? कौन सा चार्टर एक्ट था? इसके अलावा और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा चार्ट, और ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन होता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर कब्जा करा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया, और 1847 की जंग के बाद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। यही हुआ था, मतलब यही हुआ था ना, सेक्शन तो ऐसे ही बनाते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया? या फिर देश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड है वाइसरॉय, ये पहली बार कौन से चार्टर एक्ट में इंक्लूड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हाँ, ये क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं, आपने पढ़े हैं क्लास में, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपने पढ़ा है। जरूरी है स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना शुरू करो, उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना शुरू करो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। ग्रीन बजट आया था अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार का, किस किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो इंडिया का जो स्टैंड है इंटरनेशनली, हम क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सीरियस हैं। मैं गवर्नमेंट के स्टैंड की बात कर रही हूँ, ऑफिशियली गवर्नमेंट क्या रिपोर्ट करती है, ठीक है? हम क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस हैं तो हमारे कुछ एनडीसीज होंगे। उन एनडीसीज को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए पैसा कहां से आएगा? ये होता है इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि एनडीसीज जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है? उनके लिए जो पैसा आने वाला है वो बजट में अलग से एलोकेट होगा। ये ग्रीन बजट का पार्ट है। राजस्थान का ग्रीन बजट आपको पढ़ना है, आना चाहिए। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का ईयर जो था, ठीक है, 24-25 का और 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है। उसके अलावा आपके लिए जरूरी है बजट। तो ये तो इंडिया का हो गया। इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आती है राजस्थान सरकार की, वो आपको पढ़नी है, और राजस्थान सरकार का जो बजट है वो पढ़ना है। तो ये 5 चीजें आपको करनी है, ठीक है? अब इनमें नंबर नहीं रटने, ऐसा नहीं होता है कि भाई ठीक है, मतलब मेरे को बजट को रट मारना है। नोबडी कैन डू दैट, आई डू नॉट नो एनीवन हु कैन एक्चुअली डू इट, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बजट को पढ़ना है। कहीं से कोई न्यूज आई है, जैसा मैंने ग्रीन बजट के बारे में बताया, ठीक है, कोई भी न्यूज आई है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपके कोर पॉइंट का हिस्सा है वो आपको करना है। जैसे कितना सीएडी लगता है, कितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट है, कितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है? आरबीआई लाता है। उन्होंने अभी भी क्या किया था? रेपो रेट कम करी है, ठीक है? रेपो रेट कम क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है। इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने की जरूरत क्या है? जैसे इंडिया की रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर, इट हैज फॉलन, 90 क्रॉस कर लिया, 92 के आसपास है इस वक्त, ठीक है? ये सारी चीजें आपके कोर अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हो रहा है वो तो रिपोर्ट हो गया, वो तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, बट द व्हाई एंड द हाउ बिहाइंड दैट, ये आपका कोर सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो है ये दोनों की आती है, इंडिया की भी आती है एंड राजस्थान की भी अलग से आती है। तो अगर इंडिया और राजस्थान का ये काम अलग अलग से आता है तो आपको पढ़ना भी अलग अलग तरीके से ही है, ठीक है? एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे और मॉडर्न हिस्ट्री तक आके फिनिश करोगे। कहां तक आती है मॉडर्न हिस्ट्री? इंडिया की इंडिपेंडेंस तक। और उसके बाद में जो भी हो रहा है ना, वो हिस्ट्री का पोर्शन ना होके करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, ठीक है? ये आपको अभी फोकस करना स्टार्ट करना है, अब टाइम नहीं है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के लिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई डू डील विद दिस ओनली। आपको इन सब चीजों के लिए एक सेपरेट बुकलेट मेंटेन करके रखनी है, हर एक के लिए एक बुकलेट। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं या फिर आप नया भी कर रहे हैं तो भी करंट अफेयर्स को बल्क में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो किसी पीछे की किसी न्यूज से रिलेटेड होती है, तो आपको एक न्यूज का बैकअप भी मिल जाएगा और उस न्यूज में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। इंडिया, कितने सारे कंट्रीज के साथ में इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, बायलेटरल होती है, मल्टीलेटरल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मालाबार एक्सरसाइज है,
ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज है। मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा कि इंडिया ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ में करता है? इसके अलावा इंडियन आर्मी की ही, आर्म्ड फोर्सेस की तीनों जो विंग हैं उनके साथ में भी एक्सरसाइज हुई थी, अभी रिसेंटली हुई थी, मैंने कवर भी करी थी, त्रिशूल एक्सरसाइज हुई थी, है ना, नोटम जारी किया था राजस्थान की बॉर्डर के आसपास, और नॉर्थ ईस्ट में भी नोटम जारी किया था। ये क्या है? ये आपके करंट अफेयर्स का स्टैटिक पोर्शन ही है, क्योंकि ये रिपीटेटिव है, हर साल हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। किसके साथ करते हैं मुझे कमेंट्स में बताओ। हम त्रिशूल करते हैं, राइट? तो हमारी तीनों जो विंग्स हैं आर्म फोर्सेस की, वो तीनों विंग्स यहाँ पर त्रिशूल एक्सरसाइज करती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अलग से आपको 3-4 पन्ने मेंटेन करने हैं, और उन 3-4 पन्नों में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, हो जाएगा, इट्स ईजी। ठीक है, रुद्र एक्सरसाइज है, एक और बताना मुझे, ठीक है, कमेंट्स में बताओ ना मुझे, रुद्र एक्सरसाइज किसके साथ हुई, कब हुई, और इंडिया कहाँ करता है? ठीक है, कहाँ भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए पढ़ना। नेक्स्ट, कोई भी समिट हुई है, मीटिंग हुई है, प्रोग्राम हुआ है, अच्छा ठीक है, ये अलग से पढ़ना है अपन को, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स और प्रोग्राम्स। ये एक टॉपिक है, कोई गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है, स्कीम है या कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल निराम में राजस्थान प्रोग्राम है, ठीक है। उसी तरह से फिट इंडिया मूवमेंट भी एक तरीके का प्रोग्राम ही है। ये स्कीम्स नहीं है कि भैया इनके अंदर हम ये प्रोवाइड कर देंगे, वो प्रोवाइड कर देंगे, नहीं, ये एक अम्ब्रेला टर्म्स होती हैं, और इन अम्ब्रेला प्रोग्राम्स के अंदर हम बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं, और हर स्कीम के नीचे एक एक, एक पॉलिसी आती है। ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो पता है कैसे बनता है ना, गवर्नेंस में पढ़ लिया है अभी तक, बढ़िया। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स और प्रोग्राम्स, इनका आपको एक बुकलेट मेंटेन करके रखनी है। उसके अलावा समिट, अभी G20 समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, उसकी थीम क्या थी, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी थी तो उसकी थीम को इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की कौन से फिलोसॉफिकल टर्म के साथ में ज्वाइन किया था? हमारे यहाँ पे उसको कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, है ना, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, बट अपन, मैं इंग्लिश, वी डील विद इंग्लिश, राइट, ओके। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, वो कौन सी टर्म थी जिसको G20 की थीम के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलेट किया था? इसके अलावा क्या हुआ था अभी लास्ट ईयर, COP30 हुआ था। एक तो G20 हो गया साउथ अफ्रीका में, नेक्स्ट हुआ COP30। COP30 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, कहाँ हुआ था? बेलेम में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। क्या फैसला लिया गया, है ना? एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर फंड फॉर एवर करके एक नया फंड स्टार्ट किया है, कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कोर पोर्शन ऑफ योर करंट अफेयर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में है बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग्स, जो भी होती रहती है। बायलैटरल बहुत होती हैं, मल्टीलैटरल फिर भी फ्यू होती हैं। मल्टीलैटरल में आप G20 फिर से लगा सकते हो, ठीक है। आपको अपनी करंट अफेयर्स को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करना है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट इन अ वीक और सो आप ये सब रिवाइज कर लें, तो आप रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करें। अगर रोज के 100 क्वेश्चंस नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट, बहुत बहुत ज्यादा मार्जिन पे बता रही हूं मैं, एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस फिर भी रोज आपको सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस आपको रोज सॉल्व करने हैं, ये नहीं होगा वरना। ठीक है, आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर ली है, उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे आपको उस क्वेश्चन को डील करना है, अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो कौन सा पॉइंट आपका गलत हो रहा है, उसको वापस रिवाइज करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब आपको मॉक क्वेश्चंस ही बताएंगे। इनका एनालिसिस भी होना चाहिए, यूं नहीं कि सॉल्व कर लिया, मैम सॉल्व करने के लिए बोला था कर लिया, नहीं। ये 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जो जो गलत कर रहे हो उसको स्टडी करो, उसके पास में वापस जाओ टॉपिक के ऊपर, उसको रिवाइज करो, फिर से अटेम्प्ट करो। और जो सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस नाउ आई डोंट नीड टू सी देम अगेन, नहीं, कभी कभी तुक्के से भी सही हो जाते हैं। और अगर आपने बाई चांस तुक्का लगाया है या लॉजिकली आंसर को अप्रोच किया है विदाउट एक्चुअली हैविंग द इंफॉर्मेशन, तो उस टॉपिक को भी अप्रोच करो। मॉक टेस्ट आर गोइंग टू ब्रिंग रियल चेंज इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो। फोर्थ, कीप एडिटिंग एंड री मेकिंग नोट्स। नोट मेकिंग एक कला होती है, हर कोई नहीं कर पाता, सबसे नहीं होता विनोद, ठीक है। नोट मेकिंग एक कला होती है, और वो कला आप आराम से सीख सकते हैं, इसमें कोई आपको कोई डिग्री होल्डर होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप सबसे पहले किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर जो भी होता है अपन पेंसिल से मार्क कर लेते हैं, उसको हम नोट्स बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं, जैसे पूरी डेफिनेशन लिख ली, एग्जाम्पल के नाम पे हमने 4-5 नाम लिख लिए, डायग्राम भी हमने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बना लिया, मैप लगा लिए, ठीक है। ये नोट्स आपके फाइनल नोट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जब रिवीजन करने के लिए आपके पास में 15-20 दिन बचे होंगे, तो इतने सारे डिस्क्रिप्शन से भरे नोट्स आप नहीं पढ़ सकते। नोट्स के साथ में नोट्स बनाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वर्ड लिखो, और उस वर्ड से आपके सारी की सारी आपके सामने थ्योरी आ जाए, सारी सारी न्यूज आपके सामने आके खुल के खड़ी हो जाए, वही होता है एक्चुअल नोट मेकिंग। जैसे फिट फॉर जयपुर, हाँ, फिट फॉर जयपुर मैराथन चली है एक, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने खुद उसको फ्लैग किया, जयपुर में ही हुआ था। फिट फॉर, अब ये जो मैराथन मैंने नाम लिया ना कि इस मैराथन का क्या नाम है,
इतना नाम लिखो एंड देन यू विल रिमेंबर कि एवरीथिंग जो भी डिटेल इस मैराथन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी इस मैराथन के दौरान चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में बोला था, जो कुछ भी है जो मैंने पढ़ाया है वो सब आपको याद हो जाए। ये 3 से 4 स्टेजेस के बाद में आएगा। अज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ नोट मेकिंग कंप्लीट कर ली है, नाउ इज द टाइम टू मेक एंड रीमेक एंड एडिट एंड री एडिट योर नोट्स। स्टार्ट कर दो, नोट्स स्टार्ट करना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा और आज शॉर्ट में देख लेते हैं। यू नीड टू फाइंड योर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस, जिनके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल है, और वो आपको आता हो। ये आता हो कैसे होगा? जब प्रिपरेशन करोगे, राइट? इनमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिक्स होने चाहिए रीजनिंग के, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 15 से 20 क्वेश्चंस आपके इतने प्रैक्टिस होने चाहिए कि इनको आप गलत नहीं करो। इनको गलत करने का आपके पास में स्कोप नहीं होना चाहिए। इनको इतनी प्रैक्टिस करो एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी आते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। रोज के 15-15, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रीजनिंग यूं होने लग जाएगी। क्वेश्चन देखोगे, पता होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी शॉर्ट कैलकुलेशन करनी होगी एंड यू विल बी करेक्ट। I never make mistakes in these, even though I'm not typically a mathematic or a calculative student. मैं कभी मैथमेटिक्स की, कैलकुलेशंस की, स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट नहीं रही, बट मैंने इनको कभी गलत नहीं किया। जब मैंने कैट एग्जाम दिया था व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तब भी मैंने गलत नहीं किया। मैंने यूपीएससी दिया, सीसेट मैंने तब भी गलत नहीं किए। और आज भी जब मैंने इस साल का पेपर देखा था प्री का, आई डिड नॉट डू रॉन्ग, जबकि मैंने कई सालों से प्रैक्टिस करी भी नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज होती है, प्रैक्टिस करोगे, योर फिंगर्स विल हैव मसल मेमोरी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका टाइम भी ज्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन सबके लिए बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियरिंग का बच्चा ना, वो तो बिना देखे सॉल्व नहीं, उसको भी पेन पकड़ के उठा के देखना पड़ेगा कि क्या करना है। वही स्कोप आपके पास है, वही स्कोप उसके पास है, वही स्कोप एमबीए के स्टूडेंट के पास में है, तो फिर कर लो ना इसको बराबर। तो दीज 10 to 15 क्वेश्चंस ये आपको गलत नहीं करने हैं। इसके अलावा मैं कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। करंट अफेयर्स का आता है, साइंस एंड टेक का आता है। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिसको आप काफी मिक्स कर सकते हो। करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जनरली इसमें से आता है, ठीक है। ये जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ साइंस होता है, इसमें आपका होता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, कोई नया बैक्टीरिया मिल गया, कोई नया साइंटिस्ट का ब्रेक थ्रू हो गया, किसको नोबेल प्राइज मिला, तो किस चीज के लिए मिला है, अभी इस बार क्वांटम फिजिक्स में मिला है, ठीक है। आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आई वॉज नेवर टिपिकली अ साइंस स्टूडेंट, बट मैंने फिर भी इन चीजों को गलत नहीं किया। द कोर रीजन इज कि मेरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रहता था। ये चीज आपकी पॉसिबल है। इनमें से कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पुली की डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे बनाना बॉन्डिंग पूछ लेंगे, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो पूछ लेंगे। गोइटर होता है जो बीमारी होती है, वो किस कारण से होती है, किस चीज की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उससे होती है। आयोडीन की कमी से होती है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये रटने की चीजें होती हैं, और ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। इसको आप एक बार देख भी लोगे ना कि भाई ठीक है, मैंने मन लगा के इस चीज को पढ़ लिया है, 2-3 में मैंने इन चीजों को दे दिए हैं, तो पॉसिबल है। यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मैं सिर्फ साइंस की बात कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, इसरो एंड डीआरडीओ। इन्हीं के होते हैं, ठीक है। या तो इसरो के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर इसरो से रिलेटेड, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर किसी ना किसी तरीके की अपन ने स्पेस में कोई ना कोई नई जंग जीत ली है, वो होगा। या फिर डीआरडीओ, आपके मिलिट्री पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं। इस वक्त भारत सरकार पिछले कई सालों से आत्मनिर्भर भारत इन मिलिट्री बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ और इसरो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो सकता है, होता है, होगा, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स के साथ में, ऑब्वियसली, ठीक है। बजट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कोई न्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, जैसे सीआरआर एसएलआर क्या होता है, वो आज भी पूछते हैं। आरपीसी आज भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, उनका नंबर कम हो गया है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, दे आर अ लिटिल मोर ट्रिकी, बट कोर अभी भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हो गया आपका। उसके अलावा आपके पास में हिस्ट्री है। इफ यू आर नॉट गुड इन हिस्ट्री, इफ यू आर नॉट ऑसम इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, आई एम ब्रिलियंट इन आर्ट एंड कल्चर, तो आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिलेंगे। लिटरेचर हो गया, ठीक है, जो आपकी फेमस पर्सनालिटीज हैं वो हो गया। इसमें भी ज्यादा ज्यादा जोर होता है मॉडर्न पर्सनालिटीज जो होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनालिटीज जो होती हैं वो।
ये तो होगी राजस्थान की बात। सेम पैटर्न आपका इंडियन हिस्ट्री में भी फॉलो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली करंट अफेयर्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ में पैक्ट कर लेती है और हम पेच टाइगर रिजर्व से एक टाइग्रेस को उठा के राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व में लाके छोड़ देते हैं। कौन सी टाइग्रेस है वो, यानी कि उनका नाम क्या है, कहां पे है वो टाइगर रिजर्व जिसमें उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, कब हुआ है भी पूछ लेते हैं, और वो कौन सा हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसमें उस टाइग्रेस को लाया गया। 3 क्वेश्चंस एक ही न्यूज से, ऑल 3 रिलेट टू बायोडाइवर्सिटी। आपको अपने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशंस मैम बनाऊं कैसे? पिछले 3 प्री एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर्स भी देख लोगे ना तो आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। मेक अ टेबल, किस टाइप के क्वेश्चंस की क्या फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं कितना ज्यादा सेट हो सकता हूं या हो सकती हूँ कि मैं, मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, चांसेस आर गुड कि इसके ऊपर वापस इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। लेट्स पुट मोर फोकस ऑन दैट, फाइंड योर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 5 चीजें विद प्रॉपर डिसिप्लिन मन लगा के करो। मोटिवेशन काम नहीं आएगा। मोटिवेशन 1 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 20 दिन का होता है। उसके बाद में आपका रूटीन ही आपको हेल्प करेगा। कभी कभी रूटीन फॉलो करने का भी मन नहीं करता है, बट यू डू नॉट हैव दैट लग्जरी एनी मोर। ठीक है, साल खत्म होके जब इस तरफ आए ना अपन, तो अब लग रहा है कि एग्जाम पास में है। 31 दिसंबर को एग्जाम पास में नहीं लग रहा था, वो 2 जनवरी को पास में लग रहा है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।